प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट के 3 फेज में होती है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने सीखा। 89 पॉइंट समथिंग थे, कट ऑफ 90 था। उसने कहा मेरा थोड़े नंबर से रह गया, खुद को एक रूम में लॉक कर दिया था 3 महीने के लिए कि आप गोल चेंज मत करो, स्ट्रैटेजी चेंज करो। अधिकतर बच्चों का मानना है कि जो बच्चे बीटेक करके आते हैं वो आते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करते हैं 3 महीने 6 महीने में और चले जाते हैं जॉब लेके। लेकिन मोनू ने बीटेक करने के बाद टोटल 6 साल इंतजार किया अपनी पहली गवर्नमेंट जॉब के लिए। अभी कार्यरत हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थ्रू एसएससी सीजीएल 2018 के थ्रू। जॉब कब आई? अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 में 15 से लेके 21 तक 6 साल एकदम आप कह सकते हैं कि बैठना घर पे कितना मुश्किल होता है आप समझ सकते हैं। फिर भी जो स्माइलिंग फेस है उसकी तो मैं मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि यू आर कंसिस्टेंटली फाइटिंग, कंसिस्टेंटली फेलिंग, लेकिन यू आर स्माइलिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज समझेंगे मोनू से कि ये 6 साल क्यों भैया, क्यों एकदम बेरोजगार रहे, क्यों नहीं आपने दूसरे एग्ज़ाम्स को लास्ट तक मतलब क्लियर किया। ये इन्होंने एसएससी का जो सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन पोस्ट होती है, उसमें ये डीवी देने नहीं गए। तो क्यों नहीं गए डीवी देने? क्योंकि इन्होंने जो बताया मुझसे कि भाई एक चीज़ ही थी कि करना है तो सीजीएल ही करना है ज़िंदगी में, उससे पहले रुकना नहीं है। ठीक, तो समझेंगे आज वो सारी चीज़ें, साथ में प्रिपरेशन कैसे की इन्होंने, वो जो दर्द कैसे उन्होंने संभाला, 3 बार सीजीएल दिया, तीसरी बार जाके ये पास हुए, 2 बार फेल हुए, वो दर्द उससे कैसे उभरे, कैसे निकले, कैसे लड़ते रहे और विजय लेके ही माने। मोनू, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और आपके जज्बे को सबसे पहले सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बताएंगे आपने कैसे, मतलब बीटेक आपने किस में किया था? सबसे पहले तो ये जानना। बीटेक मैंने वेस्ट बंगाल में बीआईटीएम शांति निकेतन से किया है 2015 में। 11 to 15 वेस्ट बंगाल से पढ़ाई किया आपने? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। और आपका माध्यम क्या था पढ़ाई का, इंग्लिश या हिंदी? मेरा 10th एंड 12th दोनों हिंदी मीडियम से था। हिंदी मीडियम था। तो क्या हिंदी मीडियम की फैक्टर था, मतलब इंग्लिश वगैरह वीक रही हो सीजीएल में इतना टाइम लगने का? क्या कारण थे, इतना टाइम क्यों लगा? मतलब 6 साल बहुत लंबा समय। हाँ, क्योंकि ना टाइम कह सकते हैं आप। और आप बीटेक थे यार, आपको तो मतलब लोग तो जीने नहीं दे रहे होंगे समाज वाले कि कैसे ये लड़का मतलब बेरोजगार बैठा हुआ है। आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके पड़ोसियों को चिंता रही होगी, क्या कहते हैं आप, सब रिश्तेदारों को चिंता रही होगी? सबको चिंता रहती थी सर, लेकिन अब जितनी चिंता वो करते थे, जितना वो इंसल्ट करते थे, जितनी मतलब वो जितनी ये लाइनें इस्तेमाल करते थे कि ये तो इंजीनियर है, ऐसा है वैसा है, उतना ही मेरे अंदर वो एक होता है ना जज्बा बढ़ता जाता था कि एक दिन मैं तुमको दिखाऊंगा करके, और तब तुम मेरे से बात करने आओगे, मैं तुमको छोड़ दूंगा, बात ही नहीं करूंगा मैं तुमसे। क्या बात है, क्या बात है। तो बीटेक की आपने, है ना? हाँ। बीटेक के बाद तैयारी शुरू की तुरंत या पहले से कर रहे थे? बीटेक के 4 महीने बाद शुरू की थी, क्योंकि बीटेक के बाद मुझे एसएससी के बारे में पता नहीं था, मुझे एसएससी क्या नाम भी नहीं पता था मुझे। बीटेक के बाद मेरे को पहली जॉब मेरे को कॉलेज से मिली थी, प्लेसमेंट हुई थी मेरी, बट उसमें क्या सीन था। अच्छा, कैंपस प्लेसमेंट हो गया था आपका? हो गया था। तो फिर बीटेक मतलब एसएससी में क्यों? रीज़न ये था कि कितने दिन नौकरी की आपने? 2 दिन। 2 दिन? तो 2 दिन बाद रिजाइन डाल दिया? हाँ। क्यों भाई, ऐसे क्यों हिमाकत की? ये बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि मैं 12th तक हिंदी मीडियम से था, और साइंस मैंने लिया था, बट साइंस मेरी समझ में अभी भी नहीं आती, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ नहीं समझ आता। अभी भी नहीं आता? अभी भी नहीं आता। इवन एसएससी में भी मेरे जीएस के मार्क्स साइंस की वजह से ही कम रहते हैं। अरे यार, तो सीन ये था ना कि जब मैं बीटेक में गया था ना, तो अब क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था, लेकिन कुछ समझ में आता था नहीं। बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर का जब मेरा एग्जाम हुआ था, तो काफ़ी बुरी तरह से एक पेपर, कोर पेपर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स में सब लिखा गया था, क्योंकि समझ में कुछ आता नहीं था टेक्निकल चीज़ें। तो फिर मैंने ना वहाँ पे काफ़ी होता है ना कि घर वालों ने कहा कि इतने पैसे लग रहे हैं, मैंने फ्रेंड्स को देखा कि वो होता है ना डिस्क्रिपेंसी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिफ्रेंशिएट करने लगे थे लोग कि ये टॉपर है, इसके कम मार्क्स आए हैं, इसके ज़्यादा आए हैं। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सेकंड सेमेस्टर से मेहनत करनी शुरू की थी। मैंने खुद को एक रूम में लॉक कर दिया था 3 महीने के लिए। अच्छा। मतलब सिर्फ खाने और कॉलेज जाने के लिए निकलता था, अदरवाइज मैं अपने रूम में ही रहता था। एक हॉस्टल का कमरा खाली हो गया था। फिर मैंने, वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। मैंने 3 महीने जो लॉक किया खुद को, अब खुद मतलब पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, कोई डाउट हो रहा है तो किसी से पूछ ले रहा हूँ। मैंने सेकंड सेमेस्टर में ही कॉलेज में, मतलब मेरे क्लास में मैं सेकंड पोजीशन पे था, सेकंड टॉपर था मैं। मतलब सेकंड टॉपर तक पहुँच गया आप? हाँ। तो ये जज्बा तो है बचपन से? हाँ, फाइटिंग वाला है? फाइटिंग जज्बा है।
फिर अब एक होता है ना कि वो लहू मुंह लग गया वाला सीन। अब एक बार टॉप कर गए और मैंने देख लिया कि टॉप कैसे करते हैं, अगर मैं पढूं मेहनत करूं तो कर सकता हूं। तो वो कभी रुका नहीं, मैं मतलब फाइट करता गया और सेकंड सेमेस्टर से फाइनल एंड तक मैं आखिरी सेमेस्टर में क्लास का टॉपर था। अच्छा। हाँ, मैंने वो सफ़र तय किया बीटेक में। हाँ। तो बीटेक का टॉपर एसएससी में जब आया तो इतना लंबा समय क्यों लगा आपको? हाँ, सीन ये था ना कि जब मेरे को जब कॉलेज से पहली प्लेसमेंट मिली थी, 10,000 रुपये की नौकरी थी वो बता रहा हूँ मैं। अब इतना मेहनत करने के बाद मैं, क्योंकि बीटेक वाले पढ़ते नहीं है ऐसा लोगों को लगता है, मैंने बीटेक में भी 10-10 घंटे पढ़ाई की है, तब जाकर के मैं सेकंड या थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन मेंटेन कर पाता था। लेकिन उसके बाद अगर आपको 10,000 की नौकरी मिले तो कौन करेगा? ओके। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से थे? इलेक्ट्रिकल से थे। तो यार 10,000 ठीक है, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि स्किल बेस्ड होती हैं चीज़ें, हाँ। आपकी स्किल बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री में इंप्रूव होती है, आप फिर क्लाइंब करते जाते हो, सैलरी वगैरह बढ़ती जाती है, तो क्या था उस पर आपका, मतलब आप क्या सोचते हैं? सबसे बड़ा वो तो होता है, लेकिन अब क्योंकि मैं फ्रेशर था और मेरे को बस उस समय वो चीज़ दिखी जो मेरे सामने थी। बाद में क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता, मैं प्रेजेंट के हिसाब से चलता हूँ, फ्यूचर पास्ट वगैरह नहीं देखता। तो जब मैंने जिस कंपनी में ज्वाइन किया वहाँ गया, कंपनी ने मेरे को रहने के लिए सब कुछ दिया था, बट मैंने देखा कि जो जैसा इन्वायरमेंट था, टाटा जमशेदपुर में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। अब जमशेदपुर जैसा एरिया है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था, रेसिडेंशियल दिख नहीं रहा था, सिर्फ धुआं ही धुआं और इंडस्ट्री लाइक। तो मुझे ऐसा दिखा वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ऐसा तो फ्यूचर नहीं चाहिए था। मेरे को फ्यूचर मैंने इमेजिन किया था कि मैं एकदम मस्त बंगलो में रहूँगा। फिर और काम भी था, तो होता है ना कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो मेरे को कोर ब्रांच में ही काम मिला था, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क था, तो वो फिजिकल वर्क था, मेंटल वर्क नहीं था, आपको फिजिकल वर्क करना था। तो मुझे लगा कि भैया इसके लिए तो मैंने 10 घंटे पढ़ाई नहीं करी पिछले 4 साल से। तो मैंने कहा कि मुझे अब कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने पापा को बोला कि पापा मैं रिज़ाइन करूँ। पापा ने मतलब एकदम साफ मना कर दिया था, क्योंकि 1 महीने पहले से पूरे सोसाइटी में हल्ला हो चुका था कि बोनू की जॉब लग गई है। पापा ने कहा तुम घर आओ, बताता हूँ मैं तुम्हें। तो मैंने बोला कि अब छोड़ना तो पड़ेगा। मैंने 3 लोगों की लगी थी जॉब, 2 लोग छोड़ दिया हमने, मैं घर आ गया। फिर घर आके 4-5 महीने तक आईटी वगैरह मैंने ट्राई किया, क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स की लाइफ थोड़ी अच्छी होती है, शहर भी अच्छा मिल जाता है, ऑफिस भी अच्छा होता है, डेस्क जॉब होता है। तो आईटी में मैंने ट्राई किया, बट क्योंकि मैं ब्रिलियंट नहीं हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। बीटेक में मैं मेहनत कर करके मैं अपना पोजीशन मेंटेन किया। फिर अब अचानक से होता है ना कि इलेक्ट्रिकल से निकल के आईटी में आना, तो उन लोगों का कहना होता था कि C++ पढ़ लो, डेटा पढ़ लो। मैंने कहा अब ये फिर नई चीज़ें आ गई मार्केट में। तो 2-3 महीने मैंने ट्राई किया, बट लिटरली कोई एग्जाम वो आईटी सेक्टर वाला निकला नहीं। तो मैं बहुत परेशान रहता था, अपने दोस्तों से पूछता था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तभी मेरे एक दोस्त है, पटना में रहता है, उसने मुझे कहा कि मैं एसएससी कर रहा हूँ। उसने CGL 15 का प्रीलिम्स दिया था, उसके 89 पॉइंट समथिंग थे, कट ऑफ 90 था। उसने कहा मेरा थोड़े नंबर से रह गया। तो मुझे उन दिनों एसएससी के बारे में पता नहीं था, तो मुझे लगा शायद नौकरी लग जाती उसकी 90 आने से। मेरे को ये Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 इतने टीयर्स पता ही नहीं था। तो मुझे लगा जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने उसी से सिलेबस पूछा, मैंने उसी से कुछ किताबें पूछी और तैयारी शुरू कर दी। ओके, मतलब फंस गए आप। ठीक है, और वहीं से 6 साल वाला ये पूरा पेनफुल जर्नी शुरू हो गई। हाँ, ठीक है। तो फिर तैयारी शुरू की, है ना? कितने कितने घंटे पढ़े हैं आपने एसएससी के लिए? बहुत। मेरा मानना है कि जो भी चीज़, जैसे एक स्टेटस होता है किसी का, जैसे अगर आपसे कोई फॉर्म भरवाए तो एक ऑक्यूपेशन होता है। अगर स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट फिल करेगा, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, जॉब वाला है तो अपनी जॉब प्रोफाइल डालेगा। तो मेरा मानना है कि अभी करंट स्टेटस जो है आपकी, जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप स्टूडेंट हो, है ना, आप बताओगे, आप अगर एस्पिरेंट हो, तैयारी कर रहे हो तो स्टूडेंट हो, यही बताओगे। और अगर आप जो अपना ऑक्यूपेशन बता रहे हो, जैसे एक बिजनेसमैन है वो 24 आवर अपने बिजनेस के बारे में सोचता है, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट देता है, बिजनेस के बारे में ही डिस्कशन चलती हैं उसकी, कहाँ पैसा आएगा, कहाँ पैसा जाएगा, कितना लाना है माल, कितना बेचना है माल, यही चलता है। तो सेम अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि वो स्टूडेंट वाला काम छोड़ के बाकी सब करेगा, बाकी सारा काम करेगा। तो मेरा मानना है कि जो भी आप ऑक्यूपेशन में फिल कर रहे हो ना, आपको अपने दिन का आधे से ज़्यादा समय उसको देना चाहिए। तो मैं तो 12 घंटे प्लस देने का कोशिश करता था। 12 घंटे प्लस पढ़ाई डेली? हाँ, मैं कितने साल? 6 साल। भगवान। तो भाई 12 घंटे जब आप डेली दोगे ना, तो ये तो वही हो गया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में बस, क्योंकि अब जब मैंने एसएससी चूज कर लिया तो उसके बाद ये सीन था कि अब लोगों का तो सुनना पड़ेगा कि भैया बीटेक क्यों करी जब एसएससी करना था। तो मेरे घर में भी मेरे छोटे चाचा वकील हैं,
तो उनकी बातें काफ़ी सुनी जाती हैं, मेरे घर में काफ़ी रेस्पेक्ट है उनकी। तो उन्होंने भी मेरे सामने ये सवाल खड़ा किया था, तो मेरा जवाब बहुत सिंपल था कि मैंने 10-12 ग्रेजुएशन जो होता है वो सोसाइटी प्रेशर में किया है। लोगों को पता नहीं, ग्रेजुएशन तक लोगों को नहीं पता होता कि तुम्हें करना क्या है। बिल्कुल। और जहाँ तक लोग कहते हैं ना कि बीटेक वालों को जॉब नहीं मिलती, तो एक सीन मुझे रियलाइज़ हुआ ये कि बीटेक करने के बाद ना आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आपको करना क्या है। इसीलिए लोग पैसे कमा चुके होते हाँ, इसीलिए लोग फील्ड चेंज कर लेते हैं, वो फिर बीटेक वाले में नहीं जाके बाकी सब कर लेते हैं। तो मुझे बीटेक करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे को टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती। मैंने एक अटेम्प्ट गेट भी लिया था, 1 साल कोचिंग लेके तैयारी करी थी, 1 साल वही 12-13 घंटे में मेहनत बहुत करता हूँ। अच्छा, हार्ड वर्किंग बहुत, जितना आप करवा लो मैं तैयार हूँ। क्या बात। तो गेट में भी 12-12 घंटे पढ़ने के बाद गेट में 2.5 नंबर आए थे 100 में। अरे मतलब इतना हॉरिबल स्कोर था, इतना हॉरिबल। मतलब बता ही दिया आपने कि वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री कम समझ में आती है ना, इसीलिए एकदम। सो इट इज़ ऑल लाइक, मैं जो देख पा रहा हूँ कि योर जर्नी इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। हाँ, पूरा हार्ड वर्क बेस्ड है। यू हैव, मतलब किताबें याद हो गई होंगी मुझे लग रहा है, मैथ्स की ढेर सारी, बहुत सारी। मतलब लोग पूछते हैं कि कौन सी किताब करी थी आपने, तो मैं बता नहीं पाता हूँ कि मेरे 12-15 किताबें पढ़ी हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा अलग इनकी जर्नी रही है बिल्कुल। मतलब इन्होंने तोड़ा है पत्थर को बिल्कुल कोमल हाथों से, मार मार के पत्थर को तोड़ तोड़ के अपने हाथ को भी पत्थर बना लिया। हाँ, कह सकते हैं दिल भी पत्थर हो गया है। दिल तो ये जब 12 घंटे पढ़ते थे आप, तो क्या गर्लफ्रेंड्स वगैरह नहीं थी आपकी? वो बेचारी कैसे, मतलब क्या चलता था? नहीं, गर्लफ्रेंड तो वैसे थी, बट मैं समय नहीं देता था। सही बताऊं तो 6-6, 7-7 महीने हो जाते थे, मैं मिल भी नहीं पाता था, क्योंकि एक होता है ना कि मेरे को क्योंकि सोसाइटी प्रेशर, घर का प्रेशर, और एक उसके बाद क्या होता है ना कि एक तो पहले वो सोसाइटी प्रेशर वाला सीन था, लेकिन जैसे ही मैंने CGL चूज़ किया तो घर वाले, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबकी नौकरी लग रही थी, अपने क्लास के सारे लोगों को धीरे धीरे, ठीक है ना। तो एक सब जगह से ये सवाल आ रहा था कि तुम लाइफ में करोगे क्या। तो मेरे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि तुम करोगे क्या, फ्यूचर में क्या करोगे। तो मैं उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं था, सारी चीज़ें अपनी जगह होती थी और मेरा दिमाग एक ही डायरेक्शन में चलता रहता था कि तुम करोगे क्या। तो मैं इसीलिए मैं सारी चीज़ें छोड़ के, मतलब होता है ना, न दोस्ती, न यारी, न घूमना, न फिरना, न किसी की शादी में जाना, न किसी के बर्थडे में जाना, मैं 24 आवर, इवन कई बार रातों में मैं सोता भी नहीं था। मैं पढ़ के, पता है 12 घंटे पढ़ना आसान नहीं है। मैं कहूँ तो मोस्टली लोगों को ये भी लगेगा कि ये फेंक रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ सोच लेते हो ना, मुझे पता है, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि मैं मेहनत करके ही हासिल कर सकता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा तेज नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे पता था कि मैं मेहनत करके कर सकता हूँ, तो मैंने शुरू से ही ये वाला एटीट्यूड लेके रखा है। मैंने ये मान ही लिया कि मुझे मेहनत करना है, हार्ड वर्क, हाँ करना है मुझे, चाहे लोगों को जो भी लगे। तो मैं बस होता ना कि मैंने एकदम स्क्रैच से शुरू किया। मुझे यहाँ तक ये नहीं पता था कि कौन सी किताब SSC के लिए लेनी है, कितने, मुझे ये नहीं पता था कि Tier 2 होता है। जब मैंने CGL 16 का प्रीलिम्स क्लियर किया था ना, तो मुझे लगा था अब नौकरी लगेगी, लेकिन उसमें लिखा था कि क्वालिफाइड फॉर Tier 2, तो मुझे लगा अच्छा एक और बचा है अभी। अच्छा, ये Tier 1 क्लियर करने के बाद की स्टोरी है? हाँ, गॉड, Tier 1 क्लियर करने के बाद पता लगा कि Tier 2 भी होता है। फिर Tier 2 क्लियर किया, Tier 3 भी होता है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, कोई मेंटर नहीं, कोई गाइड नहीं। अच्छा, दोस्त भी मतलब उतने ज़्यादा नहीं थे आपके SSC वाले? नहीं, SSC कोलकाता में SSC की तैयारी करने वाले लोग बहुत कम हैं, और मेरे सर्कल में तो बहुत ही कम लोग हैं। और कोलकाता में माहौल नहीं है जैसा दिल्ली, इलाहाबाद, पटना वगैरह में, कोलकाता में नहीं है एकदम। 2-3 कोचिंग सेंटर्स भी हैं, तो अब क्योंकि मैं एक बार धक्के खा चुका था ना कोचिंग के, गेट की तैयारी जब मैंने करी थी, 30,000 रुपये दिए थे और 2.5 नंबर आए थे। तो मैंने ये मान लिया था दिमाग में कि कोचिंग तो किसी भी कीमत पर नहीं करनी है, करूँगा तो खुद से ही करूँगा। ओके, तो ये तो होगी बातें। अब कितने घंटे मतलब जो घंटे आपने बताया 12 घंटे, तो शेड्यूल क्या होता था? आप उठते कितने बजे थे, सोते कितने बजे थे? एक फिक्स शेड्यूल था या वो फ्लक्चुएट करता था? क्योंकि पढ़ते तो थे आप, है ना? मेरा मतलब सीन ऐसा होता था, मैं ऐसा भी नहीं था कि किसी काम को होता है ना कि अब कहीं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब लगातार 12 घंटे थोड़ी ना पढ़ सकता है इंसान, पागल हो जाएगा, मशीन थोड़ी है। तो मेरा रूटीन रहता था कि 5 बजे मैं सुबह उठ जाता था, 5 से 9 बजे तक 4 घंटे में लगातार पढ़ता था। फिर 9 से 10:30 या 11 बजे तक घर के कुछ काम हो गए, मैं बाकी चीज़ें भी करता था, घर के काम हो गए, नाश्ता हो गया, नहाना वगैरह, जितनी चीज़ें होती हैं, 2 घंटे मैंने सब अरेंज किया। फिर 11 बजे बैठता था तो 2 बजे उठता था, 3 घंटे फिर हो गए। फिर 2 बजे से 3 बजे तक अपना जो लंच वगैरह हुआ, और जो भी आप घर में बैठे थोड़ा मम्मी से बात कर लिए। फिर 3 बजे बैठता था तो फिर 6 बजे उठता था। फिर 1 घंटे का गैप लेके 7 से 10 पढ़ता था, फिर 11 बजे खा पी के सो जाता था। मतलब चलता रहता था दिन भर, और यही शेड्यूल पूरा लंबे टाइम तक फॉलो किया? हाँ, ये लगभग अब एक शेड्यूल होता, जैसे शेड्यूल तो टाइम तो सबके पास उतना ही है। अब शेड्यूल कभी कभी हो जाता है कि इधर उधर हो जाता है कभी, मतलब लगातार तो फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप मेरी कॉपीज या मेरी डायरीज वगैरह देखोगे ना, तो इतनी शेड्यूलिंग मैंने कर रखी है ना। अरेंज्ड रहने का मुझे बहुत शौक है, मैं हर चीज़ को काफ़ी अरेंज करके रखता हूँ। तो अब जैसे होता है ना कि मान लो कि आप सुबह 5 से 9 पढ़ने बैठे हो, मैथ बनाने बैठ गए, बोरिंग लग रही है, सो गए,
तो मैं क्या करता था, चेंज कर दिया, मैंने इंग्लिश कर दिया उसकी जगह। तो चीज़ें सब्जेक्ट वाइज हो जाती थी, लेकिन टाइमिंग में नहीं करता था मैं। टाइमिंग वही रहेंगी, चीज़ें चेंज कर दूंगा, ये बुक नहीं समझ आ रही दूसरी बुक खरीद लूंगा। लेकिन एक होता है ना कि आप गोल चेंज मत करो, स्ट्रैटेजी चेंज करो। क्या गोल चेंज मत करो, स्ट्रेटजी चेंज करो, ये भी एक बड़ा ही पावरफुल संदेश है आप लोगों के लिए। इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। खैर ये तो हो गया, मतलब एक फिक्स्ड आपने टाइम टेबल बना रखा था, उसी को फॉलो करते थे, और ये बहुत लंबे टाइम तक चला, मतलब हम कह सकते हैं 5-6 साल तक। हाँ 6 साल, मतलब लगातार तो नहीं, कभी कभी जैसे CGL 17 का जो केस था, जैसे मैं कहूँ कि चलो अब एग्ज़ाम खत्म हुआ, कुछ दिन का ब्रेक हो गया, 2-4-10 दिन का, लेकिन फिर से वही शुरू हो यही चलता फिर से वही शुरू हुआ। तो क्या आंसू पोंछ के फिर से बैठ जाते थे? ऐसा नहीं लगा कि यार छोड़ देते हैं कभी? बहुत बार, इसलिए मेरे से जब ये सवाल कोई पूछता है ना कि 6 साल इतना पेशेंस कैसे रखा, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि वो मैं महसूस कर सकता हूँ बस। वो इतनी बड़ी चीज़ है ना, इतना कि मैं एक्सप्लेन करूँगा तो किसी को मे बी समझ में भी ना आए। ठीक है, तो लेकिन अब ऐसा है कि डाउन पॉइंट तो सबका होता है। कई बार मैं अकेले बैठ के, कई बार तो मैं अपनी किताबों को सामने रख के उसके सामने रोता था कि भाई मैंने तुमको अपने जीवन के 25 साल दिए हैं और तुम मुझे बेइज्जती के अलावा कुछ दे नहीं रहे हो। मैं कई बार ऐसा हुआ है, कई बार मैं भगवान के फोटो के सामने भी बैठ कर रोया हूँ, कई बार लाइट ऑफ करके गाने वाने सुन के रोया हूँ, लेकिन वो चीज़ें चलती हैं। वो चीज़ मैं एक्सप्रेस उतने डीपली नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल ऑब्वियसली वो तो दर्द महसूस किया जा सकता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं, जैसे आप बता रहे थे, छत पे जाके अच्छा ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे 2 फ्लोर का मकान है कोलकाता में, तो मतलब ऐसा 1-2 वीक निकला था लाइफ में। कई बार मैं पंखे भी ताकता था कि कैसे लोग सुसाइड करते होंगे। मतलब उस हद तक भी? हाँ 6 साल, इसीलिए उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। इतनी चीज़ें 6 साल में हुई हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा। तो किताबों पे आते हैं। मुझे तो लगता है यार किताबें ना इतने मेहनत के बाद इररिलेवेंट हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। कोई भी किताब आप लगा दो आप सेलेक्ट हो जाओगे, पर फिर भी आपने कौन कौन सी किताबें यूज़ की? किताब जब मैंने बेसिक मैथ्स के लिए कौन सी यूज़ की? हाँ, शुरू जब मैंने किया था ना, तो मेरे पास एक बुक ऑलरेडी थी। जब मैंने गेट की तैयारी की थी तो उसमें 12 नंबर के साथ मैथ्स आता है, तो एक मेड इजी पब्लिकेशन की बुक थी, तो मैंने शुरू वहाँ से की थी। मेरा मानना है किताबें तो खैर बहुत है मार्केट में, लेकिन एक बेसिक बुक, 3 ही चीज़ें होती हैं प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट के, 3 फेज में होती है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने सीखा। एक बेसिक होता है, एक प्रीवियस ईयर होता है और एक प्रैक्टिस होता है। तो बेसिक के लिए आपके पास जो भी किताब हो, मतलब आपके क्लास नोट्स हो सकते हैं, आपके किसी मेंटर ने कोई बुक सजेस्ट की हो, आपको कोई बुक पसंद आ रही हो, आपने खरीद कर रखी हो। लेकिन मैंने जो, मुझे लगता है अगर मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूँ तो मैं फास्टैग अरिथमेटिक सजेस्ट करता हूँ। फास्टैग अरिथमेटिक, अरिहंत वाली? हाँ अरिहंत वाली बहुत बढ़िया लगी थी वो मुझे, क्योंकि उसमें क्या सीन है ना कि अरिथमेटिक नाम है लेकिन एडवांस भी है उसमें। अरिथमेटिक एडवांस पूरा है, पूरा सिलेबस है CGL का। और उसमें क्या है कि जितने एक एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हर एग्जाम्पल का 2 सोल्यूशन है। एक बेसिक सोल्यूशन है, एक ट्रिकी सोल्यूशन है। तो इससे क्या होता है कि आपको शुरुआत में ही पता लग जाती है कि एक सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं, ताकि बाद में होता है ना कि पहले लोग बेसिक सीख लेते हैं, फिर बाद में ट्रिकी सीखते हैं और दोनों मिक्स होकर रिजल्ट कुछ नहीं आता है। तो आपको पहले ही अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये 2 तरीकों से मैं इन सवाल को कर सकता हूँ। एक बेसिक अप्रोच देख लेता हूँ, लॉजिकल, और एक ट्रिक बेस्ड, है ना? ठीक है, तो ये तो हो गई मैथ्स के लिए आपने एक किताब बताई। और इंग्लिश के लिए क्या कहेंगे आप? आपने तो नॉवेल्स वगैरह बहुत पढ़े मुझे बता रहे थे। हाँ। क्या थी स्टोरी वो? बहुत ज़्यादा नॉवेल्स की स्टोरी वही 2013 से शुरू हुई थी जब मैं बीटेक में था। तो अब क्योंकि टॉप करना था क्लास में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ें कैसे, कोई मेंटर गाइड नहीं था। प्राइवेट कॉलेज के होता है ना, ऐसा ही होता है सीन। तो मैंने पहली किताब जो मेरी लाइफ में पढ़ी थी वो थी डॉक्टर विजय अग्रवाल, शायद IAS, ex-IAS या IAS हैं वो। उनकी एक बुक थी पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। आप समझ लो ये किताब 9-10 के बच्चे पढ़ते होंगे, मैंने कॉलेज के 2nd ईयर में पढ़ा था। अच्छा। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, तो उसमें उन्होंने बता रखी थी कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे स्कोर आता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे शेड्यूलिंग करते हैं। तो वहाँ से वो पहली किताब थी। उसके बाद उससे इतना गेन हुआ ना मुझे, मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि बुक्स तो अच्छी चीज़ है। तब से मैंने शुरू किया था, अभी तक मैंने 50-55 किताबें पढ़ चुका मैं इंग्लिश की। हाँ इंग्लिश। तो इसने भी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत मदद की। हाँ, मुझे ये बाद में रियलाइज़ हुआ। मुझे लोग, जैसे लोग मेरे से पूछते थे ना कि भैया आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या, तो न्यूज़पेपर सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं और मेरी हैबिट थी नहीं। तो मैं शुरू करता था, 15 दिन में छूट जाती थी, या ऐसा लगता है कि पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि खरीद पेपर तो पेपर वाला दे जाता था लेकिन मैं पढ़ता ही नहीं था। तो मैंने न्यूज़पेपर कभी शुरू करके ख़त्म नहीं किया, वो हमेशा 12-10 दिन 2 दिन ऐसे रहा। एक बार लगातार 1 महीने चला था, फिर बंद कर दिया। तो लेकिन फिर जब लोग, मैं मना करता था कि न्यूज़ रीडिंग नहीं करनी चाहिए, उससे अच्छा है कि तुम पैसेज वगैरह कर लो प्रीवियस ईयर के, क्योंकि वो रिपीट भी होते हैं कभी कभी। आपको पढ़ने से मतलब है ना, रीडिंग करने से मतलब है, कहीं भी कर लो। लेकिन कुछ लोगों ने ही मुझे कहा कि भैया आपको रीडिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप तो नॉवेल्स वगैरह रीड करते ही रहते हो। बिल्कुल। तो और इंग्लिश के लिए किताबें कौन कौन सी यूज़ की आपने? एक पहली तो SP बख्शी है,
एसपी बख्शी उसके ढंग से पढ़ी आपने? आप 6 साल में क्या करोगे? अच्छे से पढ़ी होगी। एसपी बख्शी मेरी पहली किताब थी इंग्लिश की, और वो इतनी बढ़िया किताब थी ना, मतलब मैंने उसको शुरू में, बीटेक बैकग्राउंड होने का थोड़ा फायदा होता है कि मैं चीज़ें रीड करता हूँ थोड़ा फास्ट। मैंने पूरी किताब 6 दिन में ख़त्म कर दी थी एसपी बख्शी। अच्छा। हाँ, उसमें 6 यूनिट्स हैं। एक यूनिट में रोज़ रीड करता था, दिन भर पढ़ते रहता था उसको। फिर दूसरी बार में उसको रूल्स वगैरह पढ़े, तीसरी बार में उसके एक्सरसाइजेस वगैरह करे, तो उसी बुक से ना मेरा इंग्लिश का बेसिक्स पूरा क्लियर हो गया था। ओके। तो ये तो बात हो गई। एसपी बख्शी सिर्फ वही पढ़ी या कोई और? नहीं, ये तो सिर्फ बेसिक्स के लिए हुआ। फिर धीरे धीरे बाद में मैंने प्लिंथ टू पैरामाउंट भी लिया था। फिर उसके बाद एमबी पब्लिकेशन, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये कुछ बेसिक किताबें, किरण चैप्टर वाइज, ये 5-6 किताबें इंग्लिश के लिए काफ़ी हैं, ये सारी करी है मैंने। ये सारी मतलब टाइम आपके पास, आपने लंबा टाइम लिया तो पढ़ा खूब? टाइम इनफ है, हाँ। ओके। अब इसके बाद हम आते हैं जीएस पे। जीएस का क्या था हिसाब किताब? जीएस तो वैसे तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो जीएस तो मैंने जब सीजीएल 16 दिया था ना, पहला अटेम्प्ट, तो थोड़ा सा बीटेक वाला दिमाग लगाया था, लेकिन गलती हो गई थी। हुआ ये था कि सीजीएल 15 का जो कट ऑफ था ना, जनरल कैटेगरी का 102 था। ठीक है। तो मुझे लगा कि कट ऑफ 102 है, तो सीजीएल 16 में मैं अगर 120 लाऊं तो काम बन जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि जब 120 लाना है तो मैं 200 में क्यों लाऊं, मैं 150 में ले आता हूँ। मतलब जीएस नहीं पढ़ता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। जीएस कंप्लीट छोड़ दिया मैंने, किताब तक नहीं खरीदी। मैंने दिमाग लगाया फिर, लेकिन आ भी गए थे प्रीलिम्स में, मेरे 129.5 नंबर आए थे सीजीएल 16 के प्रीलिम्स में, जीएस छोड़ के। जीएस में मैं ऐसे ही तुक्का मार गया था, 11 नंबर आ गए थे उसमें, तो 120 प्लस 10 11 129.5 आए थे। फिर क्या हुआ कि मेंस दिया, फिर टीयर 3 टीयर 4 सब दिया। एंड में क्या हुआ था कि 7 मार्क्स से मेरा मेरिट रह गया था। ओके। 502.5 कट ऑफ था ओबीसी का, और मेरे 495.5 थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा रिग्रेट हुआ कि अगर मैं जीएस पढ़ लेता, 11 की जगह 18 आ जाते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो जीएस फिर मैंने पढ़ना शुरू किया सीजीएल 17 से। कौन कौन सी किताबें? सबसे पहले तो लूसेंट, जो कि हर कोई कहता है, मेरे को भी बताई गई थी, तो लूसेंट सब्जेक्टिव मैंने ले ली थी। लूसेंट सब्जेक्टिव को 2 बार 3 बार करने के बाद भी मार्क्स जो है 12-15 नंबर से ऊपर जा नहीं रहे थे। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव ही ले लो। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में क्या है कि सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। आपने कहीं मान लीजिए जैन धर्म पढ़ा लूसेंट सब्जेक्टिव में, तो उसके लूसेंट ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो मैंने वो दूसरी बुक खरीदी थी। फिर क्या हुआ, मुझे अब साइंस वाइंस तो मेरे को समझ में आती नहीं है, तो साइंस के लिए फिर होता है ना कि अब साइंस कहाँ से करूँ, और मुझे ऐसा लगा, हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ मैं, तो मुझे लगा कि जीएस घुमा फिरा के रटना ही है। रटना है तो हिंदी में रटो, अंग्रेजी में क्यों रटें। सही बात। तो मैंने घटना चक्र खरीदी, घटना चक्र हिंदी में। हाँ, वो पूरे मल्टीपल चॉइस। हाँ, तो मैंने फिर घटना चक्र खरीदी, और घटना चक्र को पूरा, मतलब फिर मैं ये करने लगा कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जो चीज़ें हैं मैं हिंदी में पढ़ता था, क्योंकि हिंदी में याद जल्दी हो जाता है। बिल्कुल। और जो साइंस ग्रुप वाले हैं वो मैं लूसेंट से पढ़ता था। तो मैंने दोनों किताबों का इस्तेमाल किया, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल किया प्रैक्टिस करने के लिए। और अब लूसेंट ऑब्जेक्टिव में क्या है कि एसएससी के प्रीवियस ईयर नहीं है, उसमें बाकी एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस हैं। तो फिर किरण चैप्टर वाइज लिया एसएससी के प्रीवियस के लिए, यही 3-4 किताबें बस। तो ये किताबें थी, है ना। और बाकी पढ़ाई तो लंबी रही है, रोज़ के 12 घंटे के अराउंड कई साल पढ़ाई की गई है, और सफलता जो मिली है वाकई, मतलब मैं कह सकता हूँ कि पूरी लाइफ को एकदम सेट कर देती है और लाइफ को चेंज भी कर देती है। अब ये जो चाहें वो कर सकते हैं, घूमें फिरें, मज़े करें, कोई दिक्कत नहीं है। 70,000 की नौकरी है इनके पास, है ना। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस होंगे, कुछ और जानना चाहते हैं मोनू से, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि या तो मोनू या मैं उसका रिप्लाई कर पाएँ। थैंक यू एवरीवन।